ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। बायोलॉजी में आप लोगों का वापस से स्वागत है। फिजिक्स में पहले मुलाकात हो चुकी है आपसे, अब हम पढ़ेंगे क्या, बायोलॉजी। ठीक है, चलिए आज का जो हमारा टॉपिक है बड़ा इंपॉर्टेंट है और बहुत ही अच्छा है, जिसका नाम है अंडोत्सर्ग, ओव्यूलेशन। और ये एसी मैडम चला रही हैं 26, गलत बात है मैडम। चलिए ठीक है, आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं अंडोत्सर्ग, ओव्यूलेशन डिस्कस करेंगे हम। कल अगर आप लोग लाइव थे, मैम मैंने, ठीक है ओके बेटा, कल अगर आप लोग लाइव थे तो आपको मैं बता दूं, कल हमने पढ़ा था बच्चा अंडाणु जनन। इस प्रोसेस को हम कहते oogenesis। oogenesis अंडाणु जनन कल हमने पढ़ा है। अंडाणु जनन की जो प्रक्रिया है ये किसी भी मादा शिशु में भ्रूणी अवस्था से शुरू होती है। याद आया कि भूल गए कि कल का कल छोड़ के आ गए? अंडाणु जनन oogenesis की जो प्रक्रिया है बेटा, ठीक है, वो किसी भी मादा शिशु में भ्रूणी अवस्था में शुरू होती है। भ्रूणी अवस्था में उसकी जो ऊगोनिया है, भ्रूणी अवस्था में मादा शिशु गोनिया है, वो लगातार विभाजन करके अपनी संख्या बढ़ाती है। पहले 1 से 2 बनती है, फिर 2 से 4 बनती है, और यहाँ जो विभाजन होता है, फटाक से कमेंट करके बताओ सिद्धार्थ कि यहाँ कौन सा विभाजन होता है। ऊगोनिया इस स्टेज में कौन सा विभाजन करती है, जिसे हमने कहा था गुणन प्रावस्था। ऊगोनिया है, ये गुणन प्रावस्था में कौन सा विभाजन करती है जिससे इसकी संख्या बढ़ती है? फटाक से कमेंट करके बताइए कि यहाँ कौन सा विभाजन होता है, जल्दी से, आई एम वेटिंग। ठीक है, अंडाणु जनन oogenesis की जो प्रोसेस है, वो मादा शिशु जब अपनी माँ के गर्भ में थी, भ्रूणी अवस्था में थी, तभी उसके शरीर में अंडाणु जनन की प्रक्रिया स्टार्ट हो गई। ठीक है, जब ये प्रक्रिया शुरू हुई तो ऊगोनिया ने धीरे धीरे करके विभाजन किया और 2 विभाजन के बाद अपनी संख्या बढ़ा ली। यहाँ जो विभाजन हुआ, अभी तक कमेंट नहीं आया कौन सा, यस वेरी गुड, कौन सा विभाजन हुआ है? समसूत्री विभाजन। कौन सा विभाजन हुआ है? मतलब गुणन प्रावस्था में ऊगोनिया कौन सा विभाजन करती है? तो याद रखिएगा समसूत्री विभाजन, माइटोटिक डिवीजन यहाँ पर होता है। फिर जो हम 1 से समझते हैं वही सभी में हुआ था। ये कल की क्लास का रिकैप है, इसलिए मैं फास्ट पढ़ाऊंगी, ठीक है, और आप लोगों से क्वेश्चन भी करते जाऊंगी, आपको जवाब भी देना है। और पता नहीं हमारे जो रेगुलर बच्चे हैं वे इतने क्या बिजी हैं कि एक भी दिखाई नहीं दे रहा है, जिन्होंने पेड बैच का सब्सक्रिप्शन लेके रखा है। हिमांशी है, अनामिका है, बाकी के जो बच्चे हैं वो मुझे एक भी दिखाई नहीं दे रहे, तीनों क्लास में मिसिंग चल रहे हैं ये। चलो, अब ये जो ऊगोनिया है ये कर लेती है बच्चा वृद्धि, और वृद्धि करके खा पी के मोटी हो गई, और मोटी होकर इसने बना ली प्राथमिक ओसाइट। ठीक है, अब इस प्राथमिक ओसाइट में कौन सा विभाजन होगा? फटाफट कमेंट करके बताओ। और क्या ये भ्रूणी अवस्था में ही हो जाएगा? क्या प्राथमिक ओसाइट में होने वाला जो विभाजन है ये भ्रूणी अवस्था में ही हो जाएगा बेटा? देखो, प्राथमिक ओसाइट में एक विभाजन शुरू होता है, जिस विभाजन के बाद विभाजन जस्ट शुरू ही होता है और बच्ची का जन्म हो जाता है, और जो विभाजन शुरू होता है वो वहीं पे रुक जाता है। कौन सा विभाजन हुआ है कमेंट करके बताइए, जो कि प्राथमिक ओसाइट में शुरू हुआ लेकिन स्टार्ट होके ही स्टॉप हो गया क्योंकि बच्ची का हो गया जन्म। कौन सा विभाजन? फिर अब बच्ची का जन्म होने के बाद जो रुका हुआ विभाजन है बेटा, वो वापस से रिपीट होगा, वापस से शुरू होगा बच्ची की किशोरावस्था, एज ऑफ प्यूबर्टी 13, 12 से 14 वर्ष की उम्र में वापस जो प्राथमिक ओसाइट में रुका हुआ विभाजन है ये वापस शुरू होगा। कौन सा विभाजन हो रहा था यहाँ हो रहा था बेटा अर्ध सूत्री
विभाजन, मियोसिस, क्या हो रहा था? अर्धसूत्री विभाजन। ये शुरू हुआ था लेकिन रुक गया। जैसे ही बच्ची 13 साल की उम्र में आई, ये रुका हुआ अर्धसूत्री विभाजन पहले नंबर का जो है ये वापस शुरू हुआ और प्राथमिक ओसाइट ने एक बड़ा अंडाणु बनाया और एक ध्रुवीय पिंड बनाया। चूंकि अर्धसूत्री विभाजन हुआ है तो गुणसूत्र जो है वो आधे आधे हो गए। एक बन गया था बेटा प्राथमिक ध्रुवीय पिंड, प्राइमरी पोलर बॉडी, और जो दूसरा है ये बन गई द्वितीयक ओसाइट। इसे द्वितीयक अंडाणु कहते हैं। द्वितीयक ओसाइट को ही द्वितीयक अंडाणु कहते हैं। मैंने आपको बताया था जैसे ही अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट कंप्लीट होगा, प्राथमिक ओसाइट एक द्वितीयक अंडाणु बना लेगी और साथ में बनेगा एक प्राथमिक ध्रुवीय पिंड। अब ये जो द्वितीयक अंडाणु है यही अंडाशय से मुक्त होगा और इसी को फिम्बरी कैच करके फैलोपियन ट्यूब के तुम्बिका क्षेत्र में भेज देगी। डन, ठीक है। अब ये जो द्वितीयक अंडाणु है यही अंडाशय से मुक्त होगा। मतलब जो आज आप पढ़ने वाले हो ना अंडोत्सर्ग, उस अंडोत्सर्ग की प्रक्रिया में, उस ओव्यूलेशन की प्रक्रिया में जो बाहर आने वाला है वो परिपक्व अंडाणु नहीं है। जो अंडाशय से मोचित होने वाला है वो परिपक्व अंडाणु नहीं है, बल्कि वो है द्वितीयक ओसाइट। कौन है बेटा? द्वितीयक ओसाइट। डन, ठीक है। तो आज हमें बनानी है बच्चा अंडाशय की आरेखीय काट। ठीक है, अंडाशय की आरेखीय काट। अंडाशय की आरेखीय काट है। एक ओवरी की है और मादा शरीर में 2 ओवरी होती है, 2 अंडाशय होते हैं। क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है कि अंडाशय जो है इसे हटाओ, अंडाशय जो है इस अंडाशय की आरेखीय काट का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाइए। या अथवा में एक और प्रश्न पूछ सकता है कि अंडोत्सर्ग प्रक्रिया क्या है, इसे सचित्र समझाइए। चाहे अंडोत्सर्ग प्रक्रिया पूछे बेटा, ठीक है, या फिर वो पूछ ले अंडाशय की आरेखीय काट। जो अभी आप पढ़ रहे हो आपको यही करना है, ध्यान से समझना है ना। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है, अच्छे से प्यार से समझना। यहाँ जो हम समझने वाले हैं वो पूरी प्रक्रिया होगी बच्चा किशोरावस्था में। यहाँ जो हम समझने वाले हैं वो पूरी प्रक्रिया होगी किशोरावस्था, एज ऑफ प्यूबर्टी 12 से 14 वर्ष की उम्र में होगी। तो ध्यान से समझिएगा प्लीज, है ना। एक एक स्टेप आपके बड़े काम की है और जरा सा भी इधर उधर हुए कि कंफ्यूजन शुरू हो जाएगा। सबसे पहले बच्ची ने जब जन्म लिया तो ये जो प्राथमिक ओसाइट ने अर्धसूत्री विभाजन प्रथम प्रारंभ किया था, अर्धसूत्री विभाजन प्रथम प्रारंभ करने के बाद प्राथमिक ओसाइट के ऊपर एक लेयर आ गई थी बेटा, और ये प्राथमिक ओसाइट बन गई थी प्राथमिक पुटक। मतलब जन्म के समय बच्ची के शरीर में प्राथमिक ओसाइट उपस्थित नहीं थी, बल्कि वो प्राथमिक पुटक के रूप में थी, प्राइमरी फॉलिकल के रूप में थी। याद रखना, ठीक है। किस रूप में थी बच्चा? प्राथमिक पुटक प्राइमरी फॉलिकल के रूप में थी। अब प्राथमिक ओसाइट ने अर्धसूत्री विभाजन शुरू किया था और वो बन गई थी प्राथमिक पुटक, और इसी प्राथमिक पुटक के साथ हो गया बच्ची का जन्म। तो जब बच्ची का जन्म हुआ था उस समय उसके शरीर में 2 से 3 लाख प्राथमिक पुटक थे। आपकी एनसीईआरटी में लिखा हुआ है बच्ची के जन्म के समय उसके शरीर में बेटा 2 से 3 लाख प्राथमिक पुटक थे। लेकिन जैसे ही बच्ची धीरे धीरे करके बड़ी हुई और बड़ी होकर किशोरावस्था 12 से 13 वर्ष की उम्र में पहुंची, उस समय तक ये प्राथमिक पुटक घटते इनकी जो संख्या हो गई बेटा वो बची 50 से 60 हजार पुटक। क्या बची है? 50 से 60 हजार पुटक। ये डेटा आपको याद रखना है कि बच्ची के जन्म के समय, एक मादा शिशु के जन्म के समय उसके शरीर में प्राथमिक ओसाइट ने अर्धसूत्री विभाजन करके प्राथमिक पुटक बनाया था। तो ये जो प्राथमिक पुटक है जन्म के समय बच्ची के शरीर में कितने हैं? 2 से 3 लाख।
अब ये धीरे धीरे स्वयं ही अपहासित होते रहेंगे, स्वयं ही मरते रहेंगे, और जब बच्ची किशोरावस्था में आएगी तब उसके शरीर में बचेंगे 50 से 60 हजार पुटक। इसीलिए कहा जाता है कि जो महिलाएं होती हैं, जो फीमेल्स होती हैं, उन्हें गिनती के पुटक मिलते हैं। ठीक है, गिनती के पुटक मिलते हैं। डन, आगे बढ़े। अब ये जो प्राथमिक पुटक है ये ढेर सारे 50-60 हजार है ओवरी में, एक ओवरी में 20-30 हजार है, दूसरी ओवरी में 20-30 हजार है बेटा। एक अंडाशय में 20 से 30 हजार है और दूसरे अंडाशय में भी 20 से 30 हजार है। हम सिर्फ एक अंडाशय के डायग्राम को समझ रहे हैं, दूसरा इसी के जैसा होगा। और फीमेल्स की बॉडी में जो अंडाशय होता है उसकी संख्या कितनी है? उसकी संख्या होती है 2 से दो कितनी होती है? 2 होती है। ठीक है, चलो जरा इस डायग्राम को थोड़ा सा अट्रैक्टिव बनाते हैं, हम थोड़ा सा प्यार से समझते हैं भैया इसे। जैसा आपकी बुक ऐसे ही बनाने की कोशिश। अंडाशय, ये बन गया क्या? अंडाशय। अब इस अंडाशय में यहाँ से तो रक्त वाहिकाएं जुड़ी होंगी। जब बच्ची का जन्म हुआ तब जन्म के समय जो प्राथमिक पुटक है उसकी संख्या बहुत सारी है बेटा उसके शरीर में। एक अंडाशय में 20 से 30 हजार और दूसरे अंडाशय में भी 20 से 30 हजार। समझ आ रहा है? तो मैं यहाँ सिर्फ 2-3 बना रही हूँ। अब जो आप एक में समझोगे, हर महीने वो सारे में होगा, हर महीने वो सारे उसमें होगा। मतलब एक महीने में सिर्फ एक पुटक आगे की क्रिया करेगा, बाकी सारे रुके रहेंगे। फिर अगले महीने में एक पुटक करेगा, बाकी सारे रुके रहेंगे। एक साथ सारे पुटक अर्धसूत्री विभाजन कंप्लीट नहीं करते। अब क्या होता है, धीरे धीरे ये जो प्राथमिक पुटक है, क्या है बच्चा? ये प्राथमिक पुटक है। प्राथमिक पुटक था कब? प्राथमिक ओसाइट प्राथमिक पुटक बनी कब थी? मैं इसे बोल देती हूँ कि ये प्राथमिक ओसाइट। हम इसे मान लेते हैं कि ये क्या है बच्चा? प्राथमिक ओसाइट है। जबकि जन्म के समय प्राथमिक ओसाइट प्राथमिक पुटक में बदल चुकी है। आपको समझना पड़ेगा कि ये प्राथमिक पुटक बना कब? तो जब प्राथमिक ओसाइट के ऊपर एक लेयर चढ़ जाती है कुछ ऐसी। ठीक है, इस लेयर को कहा जाता है बच्चा ज़ोना ग्रैन्युलोसा। ग्रैन्युलोसा। जब प्राथमिक ओसाइट के ऊपर ज़ोना ग्रैन्युलोसा नामक लेयर चढ़ जाती है, मैम यह उसी पर है ग्रेगर जॉन मेंडल जिसने मटर पर रिसर्च किया था ना? क्या बेटा, क्या उसी पे है? नहीं, यहाँ पे ग्रेगर जॉन मेंडल सर कहाँ से आ गए? वो तो चौथे चैप्टर में है बेटा, वंशागति और विविधता के सिद्धांत में। यहाँ ग्रेगर जॉन मेंडल सर का कोई लेना देना नहीं है। चलो, मेंडल सर का जिक्र भी नहीं है मानव जनन में। आप चैप्टर 2 पढ़ रहे हो मानव जनन। शुरू से समझो बेटा सिद्धार्थ, तो आपको चीजें समझ में आएंगी। आप बहुत सारे अलग अलग वीडियोस देख रहे हो शायद अलग अलग लेक्चरर के, तो आप हो रहे हो कंफ्यूज। बायोलॉजी में हम अभी चैप्टर 2 पढ़ रहे हैं। जब आप चैप्टर 4 पढ़ोगे तो वहां आपको मेंडल सर के एक्सपेरिमेंट मिलेंगे। वहां आपको मेंडल सर के एक्सपेरिमेंट मिलेंगे और वहां पे कुछ चीजें आपको जो है वो ये बताएगी कि वंशागतिकी कैसे होती है, वंश की गति कैसे होती है। इससे उसका भी कोई रिलेशन नहीं है, यहाँ से उसको रिलेट मत करो। चलो, ज़ोना ग्रैन्युलोसा लेयर जब प्राथमिक ओसाइट के ऊपर आई तभी बच्चा ये प्राथमिक ओसाइट बन गई प्राथमिक पुटक, प्राइमरी फॉलिकल। और इसी प्राथमिक पुटक की अवस्था में मतलब अर्धसूत्री विभाजन शुरू हो चुका था और इसी प्राथमिक पुटक की अवस्था में हुआ बच्ची का जन्म। और ये जो विभाजन शुरू हुआ था बेटा, अर्धसूत्री विभाजन जो शुरू हुआ था प्राथमिक ओसाइट में, ये अर्धसूत्री विभाजन प्रोफेज फर्स्ट में रुका रहा। प्रोफेज फर्स्ट जस्ट शुरू ही हुआ था और इसी प्रोफेज फर्स्ट में ये विभाजन क्या हो गया बेटा? रुक गया और बच्ची ने जन्म ले लिया। अब जन्म के बाद ये प्रोसेस इसी रूप में रुकी हुई है जब तक बच्ची किशोरावस्था में नहीं आ गई। ठीक है, हम जो अभी समझ रहे हैं वो सिर्फ यहाँ से यहाँ तक की प्रक्रिया है कि कैसे ये प्राथमिक ओसाइट अर्धसूत्री विभाजन के बाद द्वितीयक ओसाइट बनाती है। क्योंकि जब द्वितीयक ओसाइट अंडाशय से बाहर आएगी
उसी प्रक्रिया को हम अंडोत्सर्ग कहेंगे। एक परिपक्व अंडाणु, एक परिपक्व ओवा जो है वो अंडाशय से मोचित, अंडाशय से मुक्त नहीं होता। जो अंडाशय से बाहर आता है निषेचन के लिए वो होती है द्वितीयक ओसाइट, इसे द्वितीयक अंडाणु कहा जाता है। डन। ये परिपक्व अंडाणु में कब बदलेगा? जब शुक्राणु मियां आके इनसे मिलेंगे, वो हम आगे समझेंगे। अभी जितना पढ़ाया जा रहा है सिर्फ उतने पे ध्यान दो, इसके आगे की प्रोसेस आगे पढ़ेंगे हम, ठीक है? इसके आगे की प्रोसेस आगे पढ़ेंगे। मैम मैं मोबाइल साइलेंट करना भूल गई। चलो आगे। अब ये जो प्राथमिक पुटक है, अब ये जो प्राथमिक पुटक है ये धीरे धीरे करके अपने ऊपर एक आवरण तो इसके ऊपर पहले से था बेटा, एक आवरण तो इसके ऊपर पहले से था, ये धीरे धीरे करके अपने ऊपर एक और आवरण चढ़ा लेगा। दो आवरण हो गए इसके ऊपर, एक आवरण पहले से चढ़ा हुआ था, अब एक और आवरण चढ़ गया। तो जो दो आवरण हो गए हैं, पहले आवरण को आपने ग्रेन्युलोसा कहा और जो दूसरा आवरण चढ़ा है बच्चा उसे कहा जाता है थीका, उसे कहा जाता है थीका। और जैसे ही दो लेयर आ गई ना इसके ऊपर, जैसे ही दो लेयर आ गई प्राथमिक पुटक के ऊपर, जैसे ही दो लेयर आ गई तब इसे कहा जाता है द्वितीयक पुटक, तब इसे कहा जाता है द्वितीयक पुटक। आप ये कह सकते हो कि जब प्राथमिक ओसाइट के ऊपर एक लेयर जोना ग्रेन्युलोसा चढ़ी थी तब ये प्राथमिक पुटक है। जब प्राथमिक ओसाइट के ऊपर दो लेयर हो गई, एक ग्रेन्युलोसा और दूसरी हो गई थीका, तब ये द्वितीयक पुटक है, तब ये द्वितीयक पुटक है, सेकेंडरी फॉलिकल है। और अब जब ये प्राथमिक ओसाइट जो है, हालांकि अब ये द्वितीयक पुटक बन चुका है, तो अब जब ये क्या बोलते हैं, द्वितीयक पुटक जो है इसके ऊपर पहले एक आवरण था जिसे आपने कहा था बच्चा ग्रेन्युलोसा। अब ग्रेन्युलोसा के ऊपर दो आवरण चढ़ गए, एक है थीका और दूसरा भी है थीका। मतलब थीका जो है बेटा वो अब दो भागों में बट गया। टोटल मिला के हो गए तीन आवरण, टोटल मिला के हो गए तीन आवरण। कैसे? तो ध्यान से समझना, ध्यान से समझिएगा। जो अंदर वाला आवरण है वो है थीका इंटरना, का इंटरना। जो बाहर वाला आवरण है वो है थीका एक्सटर्ना। थीका दो भागों में बट गया है और सबसे अंदर की तरफ जो है वो है क्या? ग्रेन्युलोसा लेयर। इस प्रकार अब इस द्वितीयक पुटक के ऊपर टोटल आवरण की संख्या हो गई है बच्चा 3, इसीलिए इसे कहा जाता है तृतीयक पुटक, तृतीयक पुटक। और तृतीयक पुटक में हल्का सा उभार आना चालू हो जाता है, हल्का सा उभार आना चालू हो जाता है। डन। यहां तक क्लियर है? यहां तक समझ में आ गया मैंने क्या बोला है? हमने ये बोला है कि पहले तो बेटा हुआ ये है, पहले तो हुआ ये है, यहाँ पे एक उभार हम लेके आएंगे थोड़ा सा और अभी उसे बढ़ाएंगे, ठीक है? पहले तो जब बच्ची का जन्म हुआ था तब प्राथमिक ओसाइट प्राथमिक पुटक की अवस्था में थी और प्राथमिक पुटक वो होता है जिसके ऊपर एक लेयर आ जाती है जिसे जोना ग्रेन्युलोसा कहा जाता है। फिर ग्रेन्युलोसा जहाँ की वहीं रहती है, ग्रेन्युलोसा में कोई चेंज नहीं होता और आगे क्या होता है कि जोना ग्रेन्युलोसा के ऊपर एक और आवरण चढ़ जाता है जिसे कहा जाता है थीका। और जैसे ही ग्रेन्युलोसा के ऊपर थीका लेयर आती है तब इसे द्वितीयक पुटक कहते हैं। फिर आगे क्या होता है कि थीका जो है वो दो भागों में बट जाती है, एक थीका इंटरना जो अंदर वाली है, दूसरी थीका एक्सटर्ना, और अंदर एक उभार आना चालू हो जाता है, तब इसे कहते हैं तृतीयक पुटक। तब इसे क्या कहते हैं बच्चा? तृतीयक पुटक। और जब ये मैच्योर हो जाएगा तृतीयक पुटक, जब ये तृतीयक पुटक क्या हो जाएगा? मैच्योर। कैसे? तो एक लेयर परिपक्व हो गई जो कि है ग्रेन्युलोसा, फिर उसके ऊपर एक और लेयर परिपक्व हो गई जो कि है थीका इंटरना। ये कौन सी लेयर है? का इंटरना। फिर इसके ऊपर एक और लेयर मैच्योर हो गई जो कि है थीका एक्सटर्ना। लेयर आ चुकी है, लेकिन इस 3 लेयर के अलावा और क्या हुआ? तो अंदर का जो उभार है वो और अधिक बढ़
बेटा, इस उभार को कहा जाता है बच्चा, उभार को कहा जाता है एंट्रम, और हिंदी में इसे कहते हैं गह्वर। और जैसे ही तृतीयक पुटक में एंट्रम बन गया पूरी तरीके से और ये तृतीयक पुटक मैच्योर हो गया, तब इसे कहा जाता है बेटा ग्राफीय पुटक, ग्राफियन फॉलिकल। तब इसे कहा जाता है ग्राफीय पुटक यानी कि ग्राफियन फॉलिकल। डन। अब ये ग्राफीय पुटक फटेगा। ठीक है, थोड़ा सा छोटा करते हैं हम, क्योंकि मुझे यहाँ डायग्राम में थोड़ी कमी जाएगी, है ना। थोड़ा सा इसे मेरे को इरेज करना पड़ेगा, क्योंकि नीचे और भी चीजें बनानी है बेटा। चलो बढ़िया, मिल गया मुझे। अब ये जो ग्राफीय पुटक बना है, जिसके अंदर 3 बाहर लेयर है और अंदर की तरफ क्या बन गया है बेटा, एंट्रम। अब ये ग्राफीय पुटक क्या होता है, फटता है ना। समझ में आ रहा है ना। ठीक है, अब ये ग्राफीय पुटक क्या होता है, फटता है। जब ये फटता है तो इसकी सारी लेयर्स यहीं रुकी रह जाती हैं। ये ग्रेन्युलोसा, इसके ऊपर थीका इंटरना, इसके ऊपर थीका एक्सटर्ना, सारी की सारी लेयर्स यहीं पर रुकी रह गई। और जब ग्राफीय पुटक फटा तो 2 चीजें मुक्त हुई। एक मुक्त हुई द्वितीयक ओसाइट जिसे द्वितीयक अंडाणु कहते हैं, और दूसरा मुक्त हुआ है प्राथमिक ध्रुवीय पिंड। जो बाहर मुक्त हुआ है बेटा ये द्वितीयक ओसाइट है। जो बाहर मुक्त हुआ है ये क्या है बच्चा, द्वितीयक ओसाइट है। ये जो मुक्त हुआ है ये है द्वितीयक ओसाइट। प्राथमिक ओसाइट जब फटती है तो इससे 2 संरचनाएं बनती हैं और अर्धसूत्री विभाजन हो जाता है कंप्लीट। एक द्वितीयक ओसाइट बनती है जिसे द्वितीयक अंडाणु कहा जाता है, और एक बनता है प्राथमिक ध्रुवीय पिंड। तो यहाँ से यहाँ तक की जो जर्नी है, प्राथमिक ओसाइट जो अर्धसूत्री विभाजन प्रथम में प्रवेश कर चुकी थी, वहां से लेके द्वितीयक ओसाइट यानी कि द्वितीयक अंडाणु बनने तक की जो जर्नी है वो इतनी स्टेप्स में जाके पूरी होती है। ठीक है, इस प्रकार यहाँ पे अर्धसूत्री विभाजन प्रथम पूर्ण होता है और ग्राफीय पुटक के फटने से ही द्वितीयक ओसाइट अंडाशय से मुक्त हो जाती है। इस द्वितीयक ओसाइट को बेटा यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है फिम्बरी। कौन है बच्चा, फिम्बरी। यहाँ पे है फिम्बरी। फिम्बरी कैच करेगी, कीप को दे देगी और कीप इसे फैलोपियन ट्यूब से घुमाकर कहाँ छोड़ देगी, तुम्बिका क्षेत्र में छोड़ देगी। तो इस द्वितीयक ओसाइट को कैच करती है कौन, फिम्बरी, और फिम्बरी दे देती है इसे किसे, तुम्बिका क्षेत्र को। धीरे धीरे करके पहुंचा देती है फैलोपियन ट्यूब के तुम्बिका क्षेत्र में। तो ग्राफीय पुटक के फटते ही द्वितीयक ओसाइट या द्वितीयक अंडाणु का अंडाशय से मुक्त होना ही अंडोत्सर्ग कहलाता है, ओव्यूलेशन कहलाता है। यहां तक क्लियर। अब ये जो इतनी सारी लेयर चढ़ाई थी मैडम, ये चढ़ाई क्यों थी अगर इनका कुछ काम नहीं है तो ये जो लेयर्स अंदर की तरफ चढ़ी है ना बेटा, ये धीरे धीरे करके वापस से गोल हो जाएंगी और गोल होकर ऐसे नहीं, ये वापस से गोल हो जाएंगी और गोल होकर पूरा फिर से की फ्लावर जैसा स्ट्रक्चर बना लेंगी। और ये जो फ्लावर बना है ना, ये धीरे धीरे करके और संकुचित होगा और कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बना लेगा और ये धीरे धीरे करके कम होते जाएगा, है ना। तो ये जो बना है ना, जो बचा हुआ हिस्सा है ग्राफीय पुटक का, ये बचा हुआ हिस्सा कहलाता है कॉर्पस लुटियम। ये बचा हुआ हिस्सा कहलाता है कॉर्पस लुटियम। और कॉर्पस लुटियम का काम है एक विशेष हार्मोन निकालना जिसका नाम है प्रोजेस्टेरॉन, और ये मैं आपको आगे पढ़ाऊंगी। कॉर्पस लुटियम का जो काम है वो है प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का सीक्रेशन करना। अब ये जो डायग्राम कंप्लीट हुआ है यहाँ बेटा, यही है अंडाशय की आरेखीय काट। ये जो है ये है अंडाशय की आरेखीय काट। या तो आप इसे अंडाशय की आरेखीय काट कहेंगे या आप कहेंगे अंडोत्सर्ग प्रक्रिया। अंडाशय की आरेखीय काट। और ये हो कब रहा है, किशोरावस्था में।
ये जो प्रोसेस हो रही है ये कब हो रही है? अंडाशय की आरेखीय काट और साथ ही जो प्रक्रिया आपने यहाँ समझी है ये है बच्चा अंडोत्सर्ग, जिसे कहा जाता है ओव्यूलेशन। ठीक है, अब इसे मैं आपको एक फ्लो चार्ट से भी समझाऊंगी क्योंकि यहाँ पे हो सकता है कुछ चीजें तुम्हारे दिमाग से बाहर गई हो। देखिए, सबसे पहले जब बच्ची ने जन्म लिया है, जन्म के समय उसकी प्राथमिक ओसाइट जो है वो अर्धसूत्रीय विभाजन प्रथम में प्रवेश कर चुकी थी, इसीलिए उस प्राथमिक ओसाइट ने बना दिया था प्राथमिक पुटक। प्राथमिक पुटक तब बना था जब प्राथमिक ओसाइट के ऊपर एक लेयर आ गई थी जिसका नाम जोना ग्रैन्युलोसा। डन। अब जब ये जोना ग्रैन्युलोसा थोड़ी और मैच्योर हुई, इसे अर्धसूत्री विभाजन करना है, गुणसूत्र को आधा आधा बांटना है, तो ये जोना ग्रैन्युलोसा के ऊपर एक और लेयर चढ़ गई जिसका नाम है थीका। और जब दो लेयर हो गई प्राथमिक पुटक के ऊपर, एक है ग्रैन्युलोसा दूसरी है थीका, तब इसे कहा गया द्वितीयक पुटक, सेकेंडरी फॉलिकल। पुटक को इंग्लिश में फॉलिकल कहते हैं और यही फॉलिकल जब फटेगा तो अंडाणु मुक्त होगा, अंडाणु बाहर आएगा। फिर द्वितीयक पुटक के ऊपर जब थीका जो है वो दो भागों में बढ़ गई बेटा, एक थीका इंटरना अंदर वाली, एक थीका एक्सटर्ना बाहर वाली, और अंदर आ गया एक उभार जिसे एंट्रम या गहवर कहेंगे, तब इसे कहते हैं तृतीयक पुटक। अब ये तृतीयक पुटक की सारी लेयर्स मैच्योर होंगी, अंदर एंट्रम जो है वो वृद्धि करेगा और एक परिपक्व ग्राफीय पुटक में बदल जाएगा। ये जो ग्राफीय पुटक है जब ये फटेगा तो फटने के बाद 2n था, nn में बटेगा तो एक प्राथमिक ध्रुवीय पिंड बनेगा और एक बनेगी द्वितीयक ओसाइट। यहाँ ये जो बना है ये है बच्चा प्राथमिक ध्रुवीय पिंड, ये यहीं रह जाएगा ओवरी में, और जो द्वितीयक ओसाइट है वो मुक्त हो जाएगी जिसे फिम्बरी कैच कर लेगी, और फिम्बरी कैच करके किसे दे देगी बेटा? कीप को, और कीप भेज देगी तुम्बिका तक। अब ये जो बचा हुआ हिस्सा अंडाशय में रह गया है ये धीरे धीरे करके वापस से गोलाकार स्ट्रक्चर बना लेगा और इस स्ट्रक्चर को कहा जाएगा कॉर्पस लुटियम, जिसका काम है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन निकालना। इस प्रकार से जब विभिन्न पुटकीय अवस्थाओं से गुजरकर जब प्राथमिक पुटक जो है वो द्वितीयक पुटक बनाता है, द्वितीयक पुटक तृतीयक पुटक, तृतीयक पुटक ग्राफीय पुटक, और ग्राफीय पुटक जब फटता है तो अंडाणु जो है वो अंडाशय से मुक्त होता है, द्वितीयक अंडाणु अंडाशय से मुक्त होता है। इसी प्रक्रिया को अंडोत्सर्ग ओव्यूलेशन कहा जाता है। क्या समझ में आया? फटाफट कमेंट करके बताइए, क्या आप लोगों को समझ में आ गया? क्या समझा है हमने? मैंने बोला है अंडोत्सर्ग एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें अंडाशय में परिपक्व हुए ग्राफीय पुटक के फटते ही द्वितीयक अंडाणु यानी कि द्वितीयक अंडाणु या द्वितीयक ओसाइट, इसे कहा जाता है बेटा द्वितीयक ओसाइट, सेकेंडरी ओसाइट। द्वितीयक अंडाणु को सेकेंडरी ओसाइट कहते हैं। का अंडाशय से क्या हो रहा है भाई? अंडाशय मुक्त होना अंडोत्सर्ग कहलाता है। और अंडोत्सर्ग की जो प्रक्रिया है वो विभिन्न पुटकी अवस्थाओं पूर्ण होती, अंडोत्सर्ग कहलाता। अब इसे एक लाइन में कैसे समझें? तो पहले बना प्राथमिक पुटक तब बना जब इसके ऊपर आ गई एक लेयर जिसका नाम है जोना ग्रैन्युलोसा। फिर बना द्वितीयक पुटक तब बना जब जोना ग्रैन्युलोसा जो है इसके ऊपर एक और लेयर आ गई जिसका नाम है
थीका, तब बन गया द्वितीयक पुटक। फिर बनेगा तृतीयक पुटक, तृतीयक पुटक, टर्सरी फॉलिकल, तृतीयक पुटक। ये तब बना है बेटा जब जो ग्रेन्युलोसा है वो तो है ही, साथ में थीका 2 भागों में बढ़ गई, थीका इंटरना प्लस का एक्सटर्ना, है ना। ये थीका जो है तो 2 भागों में बढ़ गई, तब बन गया तृतीयक पुटक। अब जब तृतीयक पुटक वृद्धि करेगा तब इसने बना दिया ग्राफीय पुटक, और ग्राफीय पुटक में एंट्री हुई है एंट्रम की। एंट्रम जिसे कहा जाता है गह्वर। जब तृतीयक ग्राफीय पुटक फटा, ग्राफीय पुटक फटा तो अंडोत्सर्ग की प्रक्रिया हुई, और अंडोत्सर्ग की प्रक्रिया जब हुई तो अंडाशय से द्वितीयक ओसाइट यानी कि द्वितीयक अंडाणु मुक्त हुआ। द्वितीयक अंडाणु जो है वो मुक्त हुआ। इसी प्रक्रिया को हमने कहा अंडोत्सर्ग, ओव्यूलेशन। जब अंडोत्सर्ग हो गया तो ग्राफीय पुटक के बचे हुए हिस्से ने, है ना, ग्राफीय पुटक का बचा हुआ हिस्सा इसने बना लिया कॉर्पस लुटियम। है क्या बना लिया बेटा? कॉर्पस लुटियम। और कॉर्पस लुटियम ने बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, निकाला है एक विशेष जिसे हम आगे पढ़ेंगे। इस प्रकार से जो प्रक्रिया हुई है फीमेल्स में किशोरावस्था में शुरू, फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल आने के जस्ट 28 दिन पहले, जिसके दौरान उसने अपना अर्धसूत्री विभाजन पहला नंबर का जो है वो कंप्लीट किया है, उसे हम कहेंगे अंडोत्सर्ग। इस एक चेकर बोर्ड से मैंने आपको पूरा समझा दिया। तो आई होप बेटा आज जो हमने पढ़ा है, आज जो हमने समझा है वो आप लोगों ने अच्छे से पढ़ा होगा, अच्छे से आई होंगी। कमेंट करके पूछो अगर कोई डाउट है तो, और नहीं तो मैडम फिर बढ़ जाएंगी, अगर नहीं फिर मैं बढ़ जाऊंगी आगे। डन? ठीक है, चलिए फटाफट से पूछिए। इफ यू हैव एनी डाउट कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, आप पूछ सकते हैं। अदरवाइज हम जो हैं हम बढ़ जाएंगे आगे। आगे मतलब क्या, बस मैं थक गई है ना, मैंने बहुत काम किया है आज, और इससे ज़्यादा मेरे पास एनर्जी भी नहीं है कि मैं पढ़ा पाऊँ। कल आप लोगों को ये याद करके आना है, कल हम पहले प्रैक्टिस करेंगे। पहले हम अंडाणु जनन और अंडोत्सर्ग के ऑब्जेक्टिव लगाएंगे और कुछ क्वेश्चन आंसर रखेंगे आपके लिए, ताकि आपको भी थोड़ा सा मजा आए। कल का जो आपका टॉपिक है वो ये कि आप अंडाणु जनन और अंडोत्सर्ग को अच्छे से पढ़ के आएंगे, ताकि आपको समझ में आए और आप आंसर्स दे पाओ जब मैं आपसे क्वेश्चन करूँ तो, और पार्टिसिपेट करोगे तो मजा आएगा। ठीक है, तो चलिए बेटा यहीं पर इस क्लास को समाप्त करते हैं, विदा लेते हैं आपसे। आई होप सो आपको ओव्यूलेशन अंडोत्सर्ग की प्रक्रिया बहुत अच्छे से समझ में आई होगी, और नहीं भी आई होगी तो धीरे धीरे समझने की कोशिश करो। ऑनलाइन स्टडी का एक फ़ायदा ये भी है कि आप रिपीट करके इसे बाद में भी देख सकते हो, ताकि जहाँ से डाउट हो वो डाउट फिर से क्लियर हो जाए। और फिर हम मैराथन तो लेते ही हैं, ठीक है, जिसमें एक लेक्चर में सारा कुछ पढ़ते हैं, रिवीजन भी करना है हमें। तो चलिए विदा लेते हैं आपसे। स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए, ऐसे ही जुड़े रहिए सरल एकेडमी के साथ। बाय बाय बेटा, टेक केयर, राधे राधे।